मौसमी कोलेचीज ने की? हाँ सर। ओके, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि देखो ना, हो गया? ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फिर से। तो फिर डिस्कस क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल के अंदर ही बात चल रहा है एंड टॉपिक इज कैश मैनेजमेंट। टॉपिक क्या है? कैश मैनेजमेंट। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप बिजनेस करते हो ना, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना। हाँ सर, इन सिंपल क्या है, हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो कैश हम बिजनेस में लगाते हैं या लगाना चाहते हैं उसको मैनेज कैसे करना है। कैश मैनेजमेंट अपने आप में ही एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो किसी भी बिजनेसमैन को, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा, उसके लिए बहुत वाइटल होता है कि आप अपने कैश को कैसे मैनेज कर रहे हो। जितना अच्छा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश मैनेजमेंट जितना अच्छा रहेगा, ऑप्टिमम मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब जितना जरूरी है उतना करो, जरूरत से ज्यादा भी ना करो, कम भी ना करो, बिकॉज कैपिटल लॉस होना अच्छा बात नहीं होता है ना। तो कैश मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत गजब का कैरेक्टर होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर को, किसी भी कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसके लिए एक गजबी फायदा वाला चीज होता है कंपनी को सजेस्ट करने के लिए कि भाई कैसे कंपनी का कैश को मैनेज करना है, और उस मैनेजमेंट के बेसिस में कंपनी को फायदा भी होता है ना। तो लास्ट दिन हम लोगों ने कैश मैनेजमेंट के बेसिस पे फाइनेंस ने कुछ अलग अलग गुरुज है, मतलब फाइनेंशियल गुरुज बोल सकते हो इनको, या फाइनेंशियल टॉप लेवल वर्ल्ड क्लास फाइनेंस टीचर भी बोल सकते हो, जिन्होंने कुछ मॉडल बनाया है वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली स्टॉक मार्केट लेवल में जो लोग सजेशन देता था इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल पे। तो ऐसे कुछ इंसान हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जिनका थ्योरी हमें समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे लास्ट क्लास हम लोगों ने किसका थ्योरी पढ़ा था, बोलो? थ्योरी मतलब क्या था, उनका पूरा कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा था। क्या नाम था उनका जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे? बाउमल मॉडल। बाउमल मॉडल, वेरी गुड सर, बाउमल मॉडल। तो बाउमल का थ्योरी आपको समझ में भी आया था और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था। होमवर्क में मैं आऊंगा, बट बिफोर दैट मैं एक न्यू थ्योरी, मतलब और एक इंसान है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही फेमस है, मिलर एंड ओर मॉडल। ठीक है, मिलर एंड और भी लोग हैं बट उनके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले बाउमल में बात कर लिया, आज मैं मिलर एंड ओर में बात करता हूँ, फिर बाकी और कोई होंगे तो फिर उनके बारे में भी कर लेंगे, बट कैश मैनेजमेंट में इनका थ्योरी बड़ा ही फेमस माना जाता है। ठीक है, तो मिलर एंड ओर का मॉडल डिस्कस करेंगे और कैश को कैसे मैनेज करना है ये भी देखना है। ठीक है सर, ओके ठीक है, चलो तो कैश मैनेजमेंट सीखते हैं। ऐसे सीखना तो चालू हो चुका है, बस और थोड़ा सा गहराई और डेप्थ में जाना है, और एक दूसरा मॉडल। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, स्क्रीन शेयर करना है। अच्छा चलो, स्क्रीन शेयर कर लिया मैंने, जस्ट कंफर्म मी कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। हो गया है सर। ओके गुड इवनिंग अनुज। हेलो, आवाज आ रहा है क्या सबको? यस सर। गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग सर। ठीक है, चलो कम से कम तुम क्लास तो ज्वाइन किया। सर बोला था ओके ना सर, वो थोड़े दिन बाद कर लूंगा। ओके, तो क्लास के बाद मुझे फोन करना एक बार। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हेलो। हाँ ज्योति, साउंड क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ओके ठीक है, ठीक है। देखो सर, तो कैश मैनेजमेंट चल रहा है और वर्किंग कैपिटल के अंदर
तो इसमें कैश मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, ठीक है आप लिख लो, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन है कैश मैनेजमेंट का, सेकेंड क्लास है। तो मिलर एंड ओर मॉडल जो है, जैसे कि हम लोग लास्ट दिन बाउमल के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग मिलर एंड ओर के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सर, ठीक है, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट बिफोर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके मॉडल के बारे में एक बार नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले नॉलेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या नॉलेज मिल सकता है इस मतलब मिलर एंड ओर के मॉडल में हमें क्या मिल सकता है सर, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड सर, लिख लेते हैं। ओके, लिखना सर इसके नीचे सर, इट इज अ, लिखते लिखते ही हमें फाइनल समझना पड़ेगा सर। अब लिखते चलो और समझते चलो और पेशेंस के साथ सुनते चलो। इट इज अ स्टोचस्टिक, क्या है? इट इज अ स्टोचस्टिक मॉडल। सर मैं समझाता हूँ स्टोचस्टिक मॉडल का मतलब क्या है। इट्स अ स्टोचस्टिक मॉडल ऑन कैश मैनेजमेंट, ओके, ऑन कैश मैनेजमेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि स्टोचस्टिक का मतलब भी समझना पड़ेगा और क्यों इसको ऐसे बोला जा रहा है ये भी समझना पड़ेगा। इट्स अ स्टोचस्टिक मॉडल ऑन कैश मैनेजमेंट। इट acknowledges the fact that cash requirement, what's a cash requirement, बिजनेस करने ना सर, बिजनेस करना है तो फिर कैश का जरूरत तो सबको पड़ता है, चाहे आप अंबानी हो या बम्बानी, है ना। बम्बानी मतलब कोई भी, अरे गरे नथु करे, इट्स इक्वल टू बम्बानी। एंड अंबानी मीन्स यू नो सर, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन जो भी है, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, पैसा का जरूरत बिजनेस करना है तो चाहिए ही चाहिए। तो इट्स अ स्टोचस्टिक मॉडल on cash management. It acknowledges that cash requirement in a firm, मतलब अगर आपका बिजनेस है तो उसमें बिजनेस में कैश का रिक्वायरमेंट है, इन ए फर्म आर रैंडम इन नेचर। आप बात समझ रहे हो सर? अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद होगा तो लास्ट क्लास में जब हम लोग बाउमल के बारे में पढ़े थे, जिन लोगों के पास बाउमल का नोट्स है, मतलब जो क्लास किया है, बाउमल मॉडल के बारे में आपने क्या पढ़ा था सर? वहां पर दो पॉइंट था, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट था और एक कैश अकाउंट था, है ना सर। तो बेसिकली बाउमल क्या बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश अकाउंट में किस तरह से आप बिजनेस के लिए पैसा को ट्रांसफर करोगे, यही था ना। अरे याद होगा किसी को बाउमल मॉडल? है ना। आपके पास दो अकाउंट होता था, एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ कि मुझे लास्ट दिन का नोट्स मिलता है कि नहीं। एक सेकंड सर, ये वाला रहने दो, मैं देखता हूँ लास्ट दिन का नोट्स, बिकॉज आपको दोनों मॉडल दोनों साइड में आपको देखना जरूरी है, तो आपको फटाफट समझ थोड़ा सा आ जाएगा कि लास्ट दिन के क्लास के साथ आज के क्लास में फर्क क्या है। अच्छा, लास्ट वीक डेट कोई मुझे बता सकते हो सर, क्या डेट था? एनीवन? मिल गया सर, 4 तारीख था। ओके, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, कैश मैनेजमेंट का लास्ट वीक का नोट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग कैश मैनेजमेंट को कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जैसे कि इंट्रो पार्ट, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। तो इंट्रो हो चुका है, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स में आ चुके हैं, इसके बाद प्लानिंग एंड फिर मैनेजिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इंटरेस्टिंग है सर। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी एक पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैश मैनेजमेंट है क्या और कैश क्यों जरूरी होता है। एज पर केन्स के हिसाब से कैश का 3 रिक्वायरमेंट हो सकते हैं सर। केन्स जानते हो सर कौन है? आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था, इज अनदर फेमस इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स। हाँ सर, वेरी गुड, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, इनको बहुत फेमस है, J.M. केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स, नाम सुने होंगे, मैं लास्ट क्लास में ही बताया था, मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ J.M. केन्स के बारे में। J.M. केन्स, जॉन मेनर्ड केन्स, ठीक है। तो फेमस इकोनॉमिस्ट जिन्होंने पैसा का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में गजब मतलब सोल्यूशन निकाला था। वो भी किस मूवमेंट में जानते हो? मतलब जिस पीरियड में वर्ल्ड सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आया था, मतलब तो इसको बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन।
ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन टाइम बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में चला था, ठीक है। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो टाइम था वो दुनिया के लिए मतलब 1914 से लेके 1918 इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम एंड 1939 से लेके 1942 ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम। ये जो बीच का रास्ता है ना, ये बीच का पीरियड बहुत खतरनाक था वर्ल्ड वाइड। और इसमें मतलब नॉट जस्ट की मिडिल पीरियड, स्पेशली मिडिल पीरियड एंड ऑल्सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशंस दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन था, स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड। अब ऐसे सिचुएशंस में फिर से इकोनॉमी को कैसे बनाना है, फिर से इकोनॉमी को कैसे चलाना है, कैश को कैसे प्रोड्यूस करना है और उस कैश को मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में इनका एक गजब का थ्योरी था। ऐसे आप लोग जानते हो सर, इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट का गुरु होते हैं बेसिकली, चाहे आप फाइनेंस कर लो, मैथ्स कर लो, अकाउंट्स कर लो, जो भी कर लो, इकोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ समा जाता है ना, और समाना पड़ेगा। चाहे नॉट जस्ट जॉन मेनर्ड केन्स, इवन अपना आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने रोशनी को नहीं, मैं क्लास में सभी को बोला था, रोशनी ने ये वाला किताब खरीदा है। हाँ रोशनी, ये वाला किताब तूने खरीदा है ना? है दादा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है। तो रोशनी पढ़ रहा है और बड़ा मजा ले रहा है वॉरेन बफेट का। वैसा ही मैं और भी एक किताब आपको रिकमेंड सभी को कर सकता हूँ कि आप पढ़ा करो, मजा आ जाएगा सर, अर्थशास्त्र। ऐसे इसका ओरिजिनल वर्जन तो मतलब नष्ट कर दिया गया सर, बट फिर भी बाद में जो भी डेटा मिला है उनसे कंपाइल किया गया है। ओरिजिनल अर्थशास्त्र बहुत पुराना बात है सर, मतलब 300 to 400 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से और भी पुराना बात है, जब हमारा देश ऑलवेज वर्ल्ड क्लास हुआ करता था। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये भी गजब का किताब है, आप ये किताब भी पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट 2400 ईयर्स एगो, ठीक है। मतलब जो अगर आप लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि आज से 2400 ईयर्स एगो जो प्रॉब्लम था, आज के इंडिया का बहुत सारा प्रॉब्लम जो उस 2400 ईयर्स एगो का सिचुएशंस में जो कहा गया था, वो आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। और वो भी अर्थशास्त्र में, यू अंडरस्टैंड सर, द वे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। आप किताब का देख पा रहे सर, इसका टाइटल ही ऐसा दिया है, द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ बोलो सर। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर था ना कुछ इसमें, तो लाइक बेसिकली इट्स मोस्टली अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं सर। हाँ सर, नहीं सर, मतलब कंज्यूमर एज इन सर, कैसे समझाऊं, मतलब जो लोग खरीदते हैं, पीपल से ना सर कि लाइक योर कस्टमर इज योर गॉड, जो बोला जाता है सर, तो वैसा टाइप का है ये बुक, इसके ऊपर बेस्ड है। नहीं। हाँ सर वो सर मैं इसका मतलब वो समरी का एक वीडियो देखा था, आप वहाँ पे मतलब उसमें बोला था सर, वो कुछ कंज्यूमर के ऊपर अरे है, तू मतलब जो बोल रहा है, मतलब इसके अंदर सिर्फ कंज्यूमर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे चीजों में बात किया गया है। नहीं सर, मतलब मैं फाइनेंशियल टर्म्स में वो चीज में मतलब बोला। मैं समझ रहा हूँ, तो तू जो बोल रहा है, ऑब्वियसली कस्टमर तो गॉड है ही, ठीक है। ये तो हमारे कल्चर में कस्टमर्स को भगवान की तरह ही दिया जाता है, बट नॉट जस्ट कस्टमर, गॉड इज नॉट जस्ट दैट। यहाँ पर मतलब सब कुछ, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, ठीक है। ये किताब सिर्फ फाइनेंस नहीं है, ये गवर्नेंस के बारे में बात करता है। अगर आपका गवर्नेंस अच्छा हो, मतलब अगर आपका पॉलिटिक्स सही हो, तो फिर देश भी सही रहेगा। जो कंट्री पॉलिटिकली करेक्ट, मतलब पॉलिटिकली साउंड है, वो कंट्री बिजनेस में भी साउंड है, वो कंट्री स्पोर्ट्स में भी साउंड है। यस और नो? जहां पर पॉलिटिकल केओस ज्यादा है, वहां पर कुछ भी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स, सबसे पहले पॉलिटिक्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाया, वो बिजनेस क्या संभालेगा? आज वेस्ट बंगाल में मेन प्रॉब्लम क्या है? मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, इसलिए वेस्ट बंगाल के बारे में बात किया। आप जो स्टेट्स में रहते हो, आप वो स्टेट्स का जानते हो, वहां का पॉलिटिक्स क्या है। तो मैं किसी दूसरे स्टेट्स के बारे में ओपिनियन नहीं दूंगा, बिकॉज मैं वहां रहता नहीं हूँ, तो वहां का जो लोकल कॉन्सेप्ट है मुझे डिटेल्स में नहीं पता। बट आई नो वेस्ट बंगाल का लोकल कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे एकदम डिटेल्स में पता है। दैट्स व्हाई आई नो कि वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल केओस है, और इस पॉलिटिकल केओस के कारण वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है। ये दिख रहा है सर, तो आपको पता है आपके आपके स्टेट्स में क्या है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल वेलबींग। तो ये किताब हर एक चीज के बारे में बात करता है, जिसमें पॉलिटिक्स तो पूरा का पूरा ही है, साथ में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एवरीथिंग इज देयर। बहुत बड़ा है इसका, तो ओरिजिनल कॉपी आजकल मिलता ही नहीं है। इसको शॉर्टर वर्जन्स में कई सारे ऑथर ने शॉर्ट वर्जन्स बना के मार्केट में अभी सेल चल रहा है, बट इट्स अ वेरी गुड बुक्स। अगर आप एटलीस्ट थोड़ा भी समझोगे तो भी बढ़िया रहेगा, थोड़ा भी समझोगे तो भी बढ़िया रहेगा। ओके, तो केन्स में आ जाते हैं सर, जो मैं कैश मैनेजमेंट में आप लोगों को समझाया था लास्ट क्लास में।
कि कैश का 3 यूज होता है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ यूज इन कैश, एक ट्रांजैक्शनल यूज, एक प्रिकॉशनरी यूज एंड एक स्पेकुलेटिव यूज। ठीक है, कैश का 3 यूज है, 3 टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। मनी क्यों चाहिए, किसी भी इंसान के लिए सोचो या फिर किसी भी बिजनेस के लिए सोचो। एक डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए यू नीड मनी, प्रिकॉशनरी मतलब जरूरत में काम आए उसके लिए कुछ सेविंग्स वगैरह करके जो आपको टाइम पे काम आएगा, एंड ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए जिसको आप थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, म्यूचुअल फंड में लगा दोगे, जरूरत पड़ने से थोड़ा हॉर्स रेस गैम्बलिंग भी थोड़ा बहुत कर लोगे, बट जितना आप मेंटेन कर सकते हो आपके इनकम के हिसाब से, आपके रिस्क टेकिंग पावर, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। तो जो भी हो, तीनों नीड तो क्रिएट होता है। वन इज फॉर ट्रांजैक्शनल नीड, वन इज फॉर प्रिकॉशनरी नीड एंड अनदर इज फॉर स्पेकुलेटिव नीड। ये 3 टाइप्स ऑफ नीड इज देयर सर। ये 3 तरह का नीड तो एकदम आपको समझना पड़ेगा। तो ये 3 नीड क्रिएट होता है तभी जाके बिजनेस में कैश का जो डिमांड है उसको यूज किया जाता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने जो मॉडल के बारे में फर्स्ट पढ़ा था, दैट इज बाउमल मॉडल। बाउमल ने हमें ये बता रहा था, बाउमल मतलब जो फेमस अनदर मैनेजमेंट गुरु है फाइनेंस लेवल में, फेमस जिनको पढ़ा जाता है स्कूल, कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, सीएस, हर जगह में इनको पढ़ा जाता है सब। कि ये जो बाउमल साहब है इनका मानना है कि भाई आपको 2 तरह का अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। वन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अनदर इज कॉल्ड कैश अकाउंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका पैसा पड़ा रहेगा, जहां से आपको कैश अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करना है और बिजनेस में यूज करना है। तो किस तरह से आप कैश और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करोगे, और उसके हिसाब से फॉर्मूला भी उन्होंने बनाया था काफी सारा, और जिसका जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज सी स्टार इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2bt डिवाइडेड बाय आई। ये सब हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जिनका भी मिस है, मैं बार बार बोलूंगा सर प्लीज पढ़ लिया करो ताकि आप समझ पाओ कि चल क्या रहा है। जिनका कंटिन्यूएशन है वो तो और मैं होमवर्क में भी कुछ दिया था। अब मिलर एंड ओर मॉडल मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में होगा, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, आपको समझ तो आ ही रहा है। तो चलो सर बात को आगे और बढ़ाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ये कैश मैनेजमेंट का थोड़ा मैं पुराना बात कर लिया लास्ट क्लास का, क्यों, थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग कैश मैनेजमेंट में। तो अभी बाउमल नहीं, मिलर एंड ओर के बारे में चर्चा चल रही। टेक्नोलॉजीज दैट कैश रिक्वायरमेंट इन ए फर्म आर रैंडम इन नेचर। मतलब आप बात को समझो, वो दोनों अकाउंट के बारे में बात किया था, इनका मानना थोड़ा अलग है। मतलब इनका मतलब मिलर एंड ओर का, इनका मानना है कि भाई बिजनेस में जो कैश का रिक्वायरमेंट होता है इन ए फर्म इन रैंडम इन नेचर। ये बात तो आप लोग भी मानोगे, है ना सर। बिजनेस में पैसा का जरूरत रैंडमली आता है ना। क्या फिक्स्ड रिक्वायरमेंट होता है क्या कि भाई इतना दे दो तो मैं काम चला लूंगा, या फिर जो डिमांड क्रिएट होता है वो रैंडम वे में आता है? यस सर, है ना, रैंडम वे में आता है। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन कंट्रोल थ्योरी। इसको कंट्रोल थ्योरी भी कहा जाता है फाइनेंस में। तो कंट्रोल थ्योरी मींस व्हाट, बेसिकली कंट्रोल कैसे करोगे, कैश को कंट्रोल करना आना चाहिए। मतलब क्या होता है ना, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा कि इवन मैं खुद को भी देखा, नॉट जस्ट दूसरे को देखना, खुद को भी देखना, पैसा जब भी हाथ में थोड़ा ज्यादा आता है, मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस में इन्वेस्ट के टाइम पे जब भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा दिखता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दे, उसमें इन्वेस्ट कर दे। ठीक है यार, इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, बिजनेस तो इन्वेस्ट करने के लिए है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट टाइम क्या है। ठीक है, राइट टाइम पे राइट काम करना बहुत जरूरी है, और किस पॉइंट में कहां पर कैसे कैश को यूज करोगे, ये भी एक गजब चीजें हैं। ये सर ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये समझने के लिए आपको धीरे धीरे मतलब पेशेंस के साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा, और समझना भी पड़ेगा कि मैं मेरा पैसा मैं कहाँ डालूं। इवन नॉट जस्ट इन बिजनेस, इवन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट के साथ भी काफी कनेक्टेड है, और स्टॉक मार्केट क्लास में भी डिस्कशन होता है आप लोगों का। तो बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट, जैसे लास्ट दिन टाटा मोटर्स के बारे में बात हो रहा था, याद है रोशनी? हाँ रे, हेलो, क्या मैं कनेक्टेड हूँ सर आप लोगों से? है दादा। यस सर, ओके तो एग्जैक्टली जैसे लास्ट दिन टाटा मोटर्स के बारे में बात हो रहा था कि टाटा मोटर्स किस तरह से अपना बिजनेस को करंट लेवल में थोड़ा प्रॉब्लम में है, बट मैनेज करने का कोशिश कर रहा है। तो उसमें भी कैश का ही रिक्वायरमेंट है ना सर, कि अपना कैश को कैसे मैनेज करेगा। तो चाहे बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, आपको कैश को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। एंड वहीं पर बात आता है सर, वही पॉइंट में बात आता है कि
पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये जो बात कर रहे हैं ना, बोलते हैं स्टोचस्टिक मॉडल। अब ये स्टोचस्टिक का क्या मतलब हो जाएगा? स्टोचस्टिक मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड रैंडम नेचर का है। मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड रैंडम नेचर मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई रैंडम वे में मुझे कितना कैश का जरूरत पड़ सकता है रैंडम वे में। ये मॉडल इन्होंने बनाया जो कंट्रोल थ्योरी के अंदर भी आता है, लेकिन अभी आपको समझ में आया ही कहाँ। ये तो अभी बात चलेगा तब ना समझ में आएगा कि ये रैंडम वे में किस तरह से प्रोबेबिलिटी के थ्रू से हम कैश को मैनेज करेंगे, वो तो मुझे अभी आपको बताना है। द प्रोसेस लिखना सर, द प्रोसेस ऑफ operation of this model is captured in the graph below. In the graph below. तो चलो एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और आपको मैं बताता हूं कि क्या है। देखो सर ध्यान, हाँ हाँ बोलो। লেখাটা দেখাও। ओके देख হয়ে গেছে। ओके ग्राफ एक ड्रॉ करना सर, इकोनॉमिक्स में जैसे करते हो वैसी तरह का। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना और 3 लाइन बनाना सर, ठीक है। ये एक बीच का लाइन बनाओ, ऊपर के लिए एक लाइन रखो और एक लाइन नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे मानो इसको नाम दे दो सर एल एल। एल एल मीन्स लोअर लिमिट। स्टैटिस्टिक्स याद आ रहा है क्या? मीन मीडियन मोड, हाँ सर स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो ना बचपन में, बचपन फाउंडेशन लेवल में। हाँ सर स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड वगैरह होता है ना, वहां पर ये सब लोअर लिमिट अपर लिमिट वगैरह यूज होता है ना। तो ये भी उसी स्टैटिस्टिक्स पॉइंट में ही सॉल्यूशन होगा इसका। बट मैं आपको स्टैट नहीं सिखाऊंगा, वो तो अगर सीखना है तो मैम के पास आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा। मैं तो बस आपको उसका यूज दिखाऊंगा। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का यूज इन फाइनेंस, एंड इसका नाम हो जाएगा सर आरपी, दैट इज रिटर्न पॉइंट। क्या पॉइंट? रिटर्न पॉइंट। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ सर। अब आपको आपका जो कैश का जो एरिया है उसको एक चार्ट में बदलना है। आप लोग इसका चार्ट देखते हो ना, स्टॉक मार्केट का चार्ट। हाँ सर स्टॉक मार्केट का चार्ट देखते हो ना। जैसे मानो कि अगर मैं आपको जस्ट रिलायंस का शेयर को दिखाऊं और इसमें जो ये चार्ट आता है ना, ठीक है, ये देखो ये जो अप डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बिजनेस का स्टॉक का परफॉर्मेंस है। तो ऐसा ही आपके बिजनेस में कैश का भी परफॉर्मेंस होगा, अप डाउन। क्या हमेशा सिमिलर कैश का जरूरत पड़ता है कि मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कैश का जरूरत पड़ता है, या फिर आपके पास जरूरत पड़ने से ही तो नहीं है, अवेलेबल भी होना चाहिए। तो बेसिकली इसी तरह से आपको लाइन, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। ओके तो लाइन चार्ट थोड़ा बहुत आपको ड्रॉ करना है। तो से फॉर एग्जांपल इस तरह से आप ड्रॉ करते जाओ, जस्ट जैसे देखने में लगता है ना, जैसे आप ऑनलाइन में भी देखते हो गूगल वगैरह में, कुछ उसी तरह का। कभी नीचे आ जाते हैं, फिर एकदम सिरा उठते हैं, फिर एक जगह में फिर से रहेगा, फिर थोड़ा आने के बाद फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे, फिर से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर, फिर ऐसे ऐसे करके फिर से यहाँ तक पहुँचता है, फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद फिर से ऐसा ऐसा मतलब एक जगह में बहुत देर तक रहता है, ठीक है। फिर नीचे ही आ जाता है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर आ जाता है। समझ रहे हो ना सर? बेसिकली एकदम मेरे जैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट ड्रॉ इन अ वे ताकि ये जो कैश का जो अप डाउन है ये आप समझा सको। बात समझ में आ रहा है? हेलो है ना सर। यस सर। ओके तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, रहा आपका कैश बैलेंस के लिए, और ये वाला रहा आपका टाइम, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस पे टाइम डिनोट करो। अच्छा अब देखो साहब, ये जो येलो लाइन के नीचे वाला एरिया है ना, येलो लाइन के नीचे वाला एरिया में अगर कैश आ जाए तो बोलते हैं सर सेल सिक्योरिटीज। समझाता हूं सर। और ये जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन की मतलब ग्रीन लाइन के पास जब आपका कैश आ जाए तो कहते हैं बाय सिक्योरिटीज। बिजनेसमैन हो सर, थोड़ा सोचा करो। क्या कुछ समझ में आ रहा है? चल क्या रहा है? येलो लाइन के नीचे Yes, sir. मतलब हाँ ये सेल सिक्योरिटीज है। जब और ये ग्रीन लाइन, हाँ बोलो शेयर सर बोलो। गिरने लगता है तो बेच, जब शेयर गिरने लगता है तो बेच दो, और जब शेयर का दाम बढ़ रहा है तब खरीदो। लेकिन ये शेयर नहीं है, ये कैश है। हाँ मतलब ऐसा वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके बता रहा हूँ। हाँ मैं अगर इसको कैश के पॉइंट ऑफ व्यू में सोच, ये शेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने से नहीं चलेगा। यहाँ अगर तो शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा ना, तो शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कहा जाता है कि जब स्टॉक का प्राइस बिलो लेवल में हो तभी बाय करना चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। वो तो लोग गलत सोचते हैं कि जब आप होता है तब खरीदते हैं। नहीं, जब शेयर डाउन लेवल में होता है तभी बाय करोगे, तभी ना पैसा मिलेगा। वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टिंग उसी को कहते हैं। जब रिलायंस हायर लेवल में होगा तब खरीदने से क्या फायदा, जब वो लोअर लेवल में हो तब खरीदने से फायदा ना सर। जैसे रिसेंट लेवल में अगर आपको मैं बताऊं, बहुत सारे जैसे चीनी का स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। या आपका कौन सा चीनी है, धामपुर शुगर ले लो, ठीक है। धामपुर शुगर अभी थोड़ा सा डाउन में है, बट अगर आप 1 ईयर का डेटा चेक करोगे, जब 140 में था उस टाइम पे बाई करना चाहिए था ना। फिर अभी 368 में फिर से डाउन हो रहा है, बिकॉज ये एक अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर चुका है, इसलिए थोड़ा डाउन है। अब फिर से कुछ मूवमेंट आएगा तो फिर ये भी फिर से अप होगा। ये चीनी के लिए है, बिकॉज चीनी का एक अलग कहानी है यहाँ पर। बट मैं ये स्टॉक के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ। करेंटली हम लोगों का स्टॉक के बारे में चर्चा करना ही नहीं है, स्टॉक मार्केट का डिस्कशन यहाँ नहीं है। दिस इज अ कैश मैनेजमेंट डिस्कशन। कैश में बोल रहे कि जब कैश बैलेंस नीचे आ जाए तो सिक्योरिटी सेल कर दो, जब कैश बैलेंस हाई हो जाए तो सिक्योरिटी बाई कर लो। मतलब बहुत सिंपल है सर। आपके पास जो कैश है, ये एवरेज लाइन है, रिटर्न पॉइंट, मतलब जहां से आपको बिजनेस में जो कैश आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न लेवल यहाँ पर मेंटेन होता है, एवरेज कैश बैलेंस रहता है आपका रेड लाइन पे। मतलब अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा कैश बैलेंस है तो उसको आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखो, ठीक है, ताकि जरूरत में आपका फंड पड़ा ना रहे, उसको यूटिलाइज करते रहो, ठीक है। फंड पड़ा रह के क्या फायदा। सपोज यू एक इंडिविजुअल इंसान की तरह भी सोच सकते हो। सपोज यू अर्न, आप मंथली 10,000 कमाते हो, एक सिंपल बात करता हूँ। अगर आप 10,000 कमाते हो तो 10,000 कमाने के लिए आपके पास जो मेंटेन करने के लिए जो चाहिए होता है, वो मानो कि 6,000 में आप चला लेते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा 4,000 आपके पास है, इसको क्या करोगे? ऐसे चुपचाप रखोगे कि इसको कुछ इन्वेस्ट वगैरह कर दोगे? इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। तो चुपचाप रख के क्या फायदा। तो एग्जैक्टली बिजनेस भी वही बोल रहा है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो रहा है जिसका करंट कोई यूज नहीं है, तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो इसीलिए कहते हैं सर बाय सिक्योरिटीज। और जब आपके पास कैश, मतलब सपोज आप 10,000 कमाते हो बट किसी कारण से आपके पास पैसा अभी बच नहीं रहा है, हो सकता है ना डिफरेंट रीजन, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, आपका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, 10,000 से कुछ होता ही नहीं है और आपका कुछ अचानक रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो इन्वेस्टमेंट था उसको क्या कर दोगे? सेल कर देंगे, सेल। है ना, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तभी जाके तो जरूरत में काम आएगा, जब आपका कैश बैलेंस गिर जाएगा। ऐसा ही तो करते हैं ना लोग। तो एकदम जैसे इंडिविजुअल लोग कर सकते हैं, वैसे ही बिजनेस भी वही करेगा। बट बिजनेस का सोच थोड़ा सा लार्ज स्केल में होगा। स्मॉल स्केल में तो बिजनेस बात करेगा नहीं ना, थोड़ा लार्ज स्केल में होगा। इंडिविजुअल से स्केल ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि कब मुझे कैश का यूज कैसे करना है। जब ज्यादा पैसा रहेगा, अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि भाई कितना पैसा आपके लिए ज्यादा है और कितना पैसा आपके लिए कम है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट, कि वो आपको बिजनेस करते हुए पता चलेगा कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने लायक कुछ जगह ढूंढ, मतलब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करोगे? नहीं मिल रहा है तो फिर इन्वेस्ट करके रख लोगे। ऐसा आईटीसी का ऐसा रिसेंट प्रॉब्लम चल रहा है। आईटीसी के पास पैसा बहुत है बट उसको इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो जब प्रॉपर जगह नहीं मिलता तब उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करके भी जगह नहीं मिलता है तब कुछ और सोचना पड़ेगा।
तो फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जो भी हो, पॉइंट अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, यही काफी है सब। तो इसमें अभी थोड़ा सा डिटेल्स लिखो, ये मिलर एंड ओर मॉडल का थोड़ा डिटेल्स लिखो सब। जैसे मैंने आपको एलएल के बारे में बताया, तो एलएल क्या है? लोअर लिमिट। व्हाट इज एलएल? एलएल इज लोअर लिमिट। ओके सर। सर मैंने आपको यूएल के बारे में बताया। अच्छा, ये लोअर लिमिट कौन स्पेसिफाई करता है सर? स्पेसिफाइड बाय मैनेजमेंट। स्पेसिफाइड बाय मैनेजमेंट। ओके ओके, तो ये रहा आपका लोअर लिमिट। सर अपर लिमिट के बारे में इतना जानो। अपर लिमिट ये क्या है और कौन डिसाइड करता है? सर अपर लिमिट का मतलब है कि ये जो आपका, ये आपका एक फॉर्मूला से तय होता है। लोअर लिमिट स्पेसिफाइड बाय मैनेजमेंट, मतलब कितना अमाउंट में आने से आपको लगता है कि आपका लिमिट लोअर में आ गया, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। बट अपर लिमिट जो है वो फॉर्मूला से डिसाइड होता है। एवरेज लेवल है ना, मतलब एवरेज से भी ऊपर, तो इसको ऐसे डिसाइड किया जाता है 3RP, मतलब 3 रिटर्न पॉइंट माइनस 2LL। ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स से मिला है। आपको मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है बचपन से, तो एक फॉर्मूला होता था सर, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद आ रहा है क्या? ऐसा फॉर्मूला आप लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज किए होंगे। मीन मीडियन मोड करने के टाइम पे एक ऐसा फॉर्मूला होता था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एग्जैक्टली 3RP माइनस 2LL। ठीक है। सिमिलरली और भी एक एरिया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, दैट इज RP। RP इक्वल्स टू रिटर्न पॉइंट, एंड RP या रिटर्न पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? रिटर्न पॉइंट। इसका भी फॉर्मूला भी आपको ड्रॉ करना होगा। लोअर लिमिट प्लस, एग्जैक्टली वही स्टैटिस्टिक्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे सर। लोअर लिमिट प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ, ओके, 3 रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना सर? सिग्मा, ओके, नॉट 6, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i। ये स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है। आप लोग शायद भूल चुके होंगे स्टैटिस्टिक्स, अगर याद नहीं है तो, लेकिन सर ये स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही नहीं किया जाता, उसका यूज तो जबरदस्त है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस मिलर एंड ओर मॉडल में याद रखना पड़ेगा। अच्छा, जहां पर अभी एक एक का मतलब भी बताना पड़ेगा सर। सिग्मा स्क्वायर क्या है, आई क्या है, ऑब्वियसली है ना, बी क्या है, ऑब्वियसली सर मुझे बताना पड़ेगा आपको। कैश में इसका क्या काम है, एग्जैक्टली कैश में इसका क्या काम है। तो चलो सर, जब बात हो ही गया तो लिखना भी पड़ेगा। अरे समझ आ रहा है ना? यस सर। है दादा। तो लिखो सर, वेर B इक्वल्स टू कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, मेरा सिग्मा का साइन थोड़ा अलग हो सकता है, आप लोग ठीक ठाक कर लेना सर, मेरा उतना आदत नहीं है ठीक ठाक करके करने का। वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज, वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का जो डेली चेंज है ना सर, उसको डिनोट करता है सिग्मा। ये स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज होता है। स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा जो डेटा एनालिसिस होता है सर, उसमें भी इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं, कभी उनके साथ बात करूंगा मैं। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस, ओके, एंड देयर इज अ आई। आई मींस डेली इंटरेस्ट रेट। इवन फाइनल लेवल में भी इसका डिस्कशन होता है इन्वेस्टमेंट का, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। डेली इंटरेस्ट rate. तो B for what sir? Conversion cost per conversion. Sigma square means variance of the daily change in cash balance, and I for sir daily interest rate. Okay, ये तो मार्केट में रहेगा ही ना सर। अब ये आपका फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा। और लोअर लिमिट में आपको बोला ना सर, वो मैनेजमेंट तय करेगा कि लोअर लिमिट क्या होगा। अपर लिमिट का फॉर्मूला 3
RP माइनस 2 डबल एल, जो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बता दूं सर, एक नोट यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ। ऐसे तो ये नोट मैं नॉर्मली एकदम स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताता हूँ, जब आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हो, तो वहां पर भी मैं बताता हूँ। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर इसका काम जरूरत पड़ सकता है। हाउ टू कंप्यूट डार्टी पावर, ऐसे बहुत लोग जानते होंगे सर डार्टी पावर कैलकुलेट करना, है ना सर? है दादा। फिर से एक बार लिखा देता हूँ सर, हाउ टू कंप्यूट डार्टी पावर, बिकॉज डार्टी पावर का यूज इधर होगा। सर पावर डर्टी कब हो जाता है सर? साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, कॉमर्शियल कैलकुलेटर में हमें पावर को सॉल्व करना है। से फॉर एग्जांपल आपके पास 8 टू द पावर 1/3 आता है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? सर साइंटिफिक में हो जाएगा, बट नॉर्मल कैलकुलेटर में इसको करने के लिए, नॉर्मल जो कॉमर्शियल कैलकुलेटर होता है ना, ऐसा वाला, ऐसे वाले कैलकुलेटर में आपको ये इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो मैं उसी का जो पॉइंट है एक बार लिखा देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है या फिर आप भूल गए हो तो आपको रिकॉल हो जाएगा। 8 टू द पावर 1/3 को अगर आपको सॉल्व करना है तो सर पहले क्या बोलेंगे सर? टेक 12 टाइम्स रूट। ओके, मतलब जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट कैलकुलेटर में दो, ठीक है, और फिर रूट ओवर लगाओ कैलकुलेटर में 12 टाइम्स। कितना बार? 12 बार रूट। अगर 8 का सोल्यूशन करना है तो कैलकुलेटर में 8 दो और 12 बार रूट लगा दो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करोगे? जो भी अमाउंट आएगा उसको -1 कर देना। फिर थर्ड पॉइंट में क्या करोगे? जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइडेड बाई पावर कर देना। तो डिवाइडेड बाई, हमारे यहाँ पर एग्जांपल में 3 है, तो जो पावर में होगा आप उसी से करना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अगर इंटू करोगे तो 1/3, ठीक है, और डिवाइड करोगे तो जस्ट 3, ठीक है। इंटू नहीं छोड़ो, अभी डिवाइड से ही काम चलाओ। डिवाइडेड बाई 3, जो भी पावर में होगा उससे डिवाइड करना, एंड जो अमाउंट आएगा उसको +1 करना, और फिर लास्ट जो पॉइंट है दैट इज इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू। ये एक इनटू इक्वल्स टू एक पॉइंट है सर, मतलब ये जब तक एक पूरा इनटू इक्वल्स टू कंप्लीट नहीं होता आपका काउंटिंग खत्म नहीं होना चाहिए। दिस इज 1 काउंटिंग, दिस इज 2 काउंटिंग, दिस इज 3 काउंटिंग, दिस इज 4 काउंटिंग। ऐसा करते करते कितने बार सर? 12 टाइम्स। कितना बार करना है? 12 बार करना है, और ये करने के बाद आपका ये अमाउंट मिलेगा। करके देखते हैं सर, चलो। तो कैलकुलेटर में मैं 8 दिया और रूट ओवर देना है सर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या करेंगे? -1, ठीक है। -1 करने के बाद मेरे को जो मिला उसको मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाई 3। मुझे जो मिला इसको मैं कर दूंगा +1। फिर मेरे पास बचा क्या है सर? इंटू इक्वल्स टू करके हमें 12 बार करना है। इंटू इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है रे? 2 मेरा गलत आ गया ना? 2.0002345 এরকম है। आंसर 2 होगा। मैंने क्या गलती कर दिया, या फिर मेरे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया? जो भी आंसर 2 होगा, सही बोला है इसने, रोशनी ने। अगर मैं फिर से एक बार इसको करूं, मैंने शायद काउंटिंग में कुछ गड़बड़ किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई 3। सही किया ना यहाँ तक? अरे रोशनी +1, फिर इंटू इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आया सर, आया। बोला ना सर, कुछ काउंटिंग में मैंने गलती कर दिया था। आ गया ना सर 2? हाँ यही, हाँ सबका आया ना? यस सर। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको वही मानना पड़ेगा कि यू डोंट हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप कमर्शियल कैलकुलेटर को ही
लंबा थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बट बड़ा काम की चीज है कि बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी आप पावर सॉल्व कर सकते हो सर। तो ये वाला याद रखिएगा, हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर। ओके, दूसरे को भी सिखाओ, खुद भी सीखो, बड़ा काम का चीज है। ओके, तो चलो सर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा और आएगा। द स्टैंडर्ड डिवीजन, इस तरह का प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में भी सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर भी है बिजनेस लेवल में। द स्टैंडर्ड डिवीजन, एसडी बेसिकली। द स्टैंडर्ड, डेविएट करने का मतलब क्या होता है बोलो तो? डेविएट मतलब जो स्थिर नहीं होता ना, डेविएट कर जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश बैलेंस, डेविएशन ऑफ डेली कैश बैलेंस in a firm is 40। मैं बताता हूं किस तरह से इसको करना है। The firm's management has specified that minimum cash balance is 300. Minimum cash balance is 300. Risk-free interest rate that can be earned on investment, risk-free interest rate that can be earned on investment is 9% per annum. Risk-free interest rate that can be earned on investment, that can be earned on investment is 9% per annum। कितना है सर? 9% per annum। इंटरेस्टिंग है, रुको बताता हूं क्या करना है। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन, conversion cost per conversion equals to ₹5। ठीक है, firm uses Miller and Orr मॉडल। ओके, नाम है इनका। तो आपके पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रिटर्न पॉइंट एंड अपर लिमिट। कैलकुलेट द रिटर्न पॉइंट एंड अपर लिमिट, बेसिकली UL। And point 2, explain how this model will be operated। How this model will be operated। Okay, ऐसे आप अगर गूगल करोगे मिलर और मॉडल, आपको इतना बड़ा चीज दिखेगा। देखा, मैंने मिलर और लिखा, आपके सामने कैश मैनेजमेंट का ही डिटेल्स आ गया।
जो भी हो, अभी डिटेल्स मिला था मुझे, किसी कारण से इसमें ऑप्टिमाइजिंग फ्लोट, ये कैश मैनेजमेंट का ही डिटेल्स है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी डिटेल्स नहीं मिल रहे मुझे, ठीक है सर। चलो, तो क्वेश्चन लिख लिया सर आप लोगों ने, बोलो करना क्या है, क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं? है दादा। ओके यस सर। ओके, मौसमी, अनुज आप लोग भी लिखा, ज्योति, मौसमी साउंड एकदम बच्ची ना, ठीक है सर। तो बेसिकली क्या करना है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश बैलेंस इन ए फार्म इज 40, द फार्म मैनेजमेंट हैज स्पेसिफाइड दैट मिनिमम कैश बैलेंस इज 300, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट that can be earned on investment is 9% per annum। रिस्क फ्री क्यों, मतलब आप ऐसे जगह में पैसा रखते हो जहां पर आपका इन्फ्लेशन नहीं है, तभी वो रिस्क फ्री है, मतलब मार्केट में डूबने का चांसेस नहीं है। इन सिंपल, रिस्क फ्री का मतलब होता है कि मार्केट में डूबेगा नहीं, ऐसा रिटर्न आपको मिलेगा। इन्फ्लेशन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, बट ये जो 9% इंटरेस्ट के बारे में बोला है ना, इसके बारे में भी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में चर्चा करते हैं ना सर। जिन लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके रखा, उनको पता है कि क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि वहां पर मैंने आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरा डिटेल्स बताता हूँ, और जिन्होंने नहीं किया वो या तो बाद में करेगा, या फिर बाद में मैं उनको क्लासेस शेयर करूंगा कि मतलब इंटरेस्ट रेट के बारे में, रिस्क फ्री, इन्फ्लेशन के साथ, रिस्क प्रीमियम के साथ, ये गजब एरिया होता है। तो आप बस इतना याद रखो कि रिस्क फ्री है मतलब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया ये आपका डूबेगा नहीं, तभी उसको रिस्क फ्री कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे जगह में अगर पैसा को रखा जाता है तो 9% के आसपास उनको रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, तो ये आपको बताया गया। और कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन में बोला है ₹5 करके। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है, और फिर वहां से आपको मैं एनालिसिस भी करके बताता हूँ कि अल्टीमेटली आपने क्या सीखा, ठीक है। तो रुक जाओ सर, ये क्वेश्चन कंप्लीट के बाद आपके मन में जो सवाल जवाब हो रहा है ना, उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलो सर, आंसर ढूंढते हैं इसका। तो आंसर जब ढूंढेंगे तो करना क्या है सर, आपको कुछ गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या आपको गिवन है मुझे बता सकते हो सर? क्या आपको सिग्मा बोला कन्वर्जन है सर? कॉस्ट, क्या हाँ आपको बोला है ना, सिग्मा बोला 40। है? सिग्मा मतलब 40 क्या? सिग्मा मतलब वो स्टैंडर्ड चेंजेस वेरी इन गुड सर, डेली कैश। वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस, जो मैंने अभी आपको लिखाया दिस वन ना, वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस, ये आपको बोला है सर। तो आपको गिवन क्या क्या पॉइंट है, आपको गिवन है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा गिवन है, कितना बोला है सर? 40। 40। अच्छा, आपको लोअर लिमिट देके रखा है क्या? हाँ 300। लोअर लिमिट जो मैनेजमेंट ने स्पेसिफाई किया, मैनेजमेंट स्पेसिफाई किया 300, सॉरी मैंने 1000 कर दी, 300। सर क्या इंटरेस्ट आपको पता है? 9%। तो इंटरेस्ट अगर 9% है तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं सर, इंटरेस्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ मुझे। डेली इंटरेस्ट रेट आपको चाहिए है ना, आई फॉर व्हाट? 0.0। आई फॉर व्हाट? आई फॉर इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट। डेली इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करता है। तो व्हेन दे आस्क फॉर डेली इंटरेस्ट रेट, तो 9% मींस 0.09, यस और नो, डिवाइडेड बाय यस 365। सर। बोलो सर, जब आप 9% को तोड़ते हो, 9 देखो सर, एक थोड़ा स्पेसिफिक बात है, 9 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो कितना मिलेगा? 0.09। और जब ये पर डे के बेसिस में करना है तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 365 ही ना करोगे। आई होप अंडरस्टैंड सर कि आई का मतलब क्या हुआ। और यस। बी के बारे में क्या बोल के रखा है? 5 रुपीज ये कन्वर्जन देखो सर, कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन 5। तो आपके पास सारा का सारा डेटा है सर, यू हैव ऑल दोज डेटा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, ठीक है। तो बी भी आपको पता है, तो बी इक्वल्स टू हो गया 5, ठीक है। अब क्या करें, अब फॉर्मूला में डालो, हेंस आपको क्या चाहिए सर? रिटर्न पॉइंट चाहिए, आपको चाहिए आरपी, आरपी इक्वल्स टू व्हाट? एल एल प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i।
सर सॉल्व करो सर, बोलो। लोअर लिमिट 300 है, थर्ड रूट ओवर ऑफ 3 इंटू बी कितना 5, सिग्मा कितना 40 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.09 है ना, 0.09, और हम इसको इंटू 365 इंटू 365। अब इसको सॉल्व करके बताओ सर, इसको सॉल्व करके बताओ। 307.67 आ रहा है क्या सर? कितना? 307.67 आ रहा है क्या? देखना पड़ेगा, रुक जा। 300 प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ, अब पहले ये अंदर कितना आ रहा है ये बताओ मुझे। ये जो अंदर में जो अमाउंट है इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। 3 इंटू 5 इंटू 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.09 इंटू 365, ये मुझे पहले करके बताओ कि रूट ओवर के अंदर कितना आएगा, ये मुझे पहले बताओ। सर बोलो। 182.648। ये रूट के अंदर? हाँ नहीं सर, इतना छोटा। कितना? 5টা 6। 5টা 6 ओनली? सर 2448979.5.9। 24 तो कुछ आएगा, पर 24 के बाद मैच नहीं कर रहा है। 44 सर बोलो। 24 और 6 times 3। 6 टाइम्स 3। यस, सही बोला आपने। ये सबका आया क्या नहीं? 24 और 6 टाइम्स 3 करके देखो सर, किसका आया है बोलो। ज्योति का आया है। 24 6 टाइम्स 3 ये आएगा। अगर ये आएगा तो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, 300 प्लस थर्ड रूट ऑफ दिस सॉल्व करना है। तो जब आप इसको थर्ड रूट करोगे, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 243333, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। बोलो। বলছি ইনটু 365 কি রুটের মধ্যে? हाँ, रूट के अंदर ही तो है। ওই জন্যই ভুল আসছে। पूरा का पूरा अमाउंट ही तो रूट के अंदर है। सर 592.093। यस सर, 292.06, और जब इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो 592.06। बोलो सर, सबका आया क्या ये वाला? क्या ये आ गया सबको? बताना सर। अरे হ্যাঁ দাদা। 292.06 आया सबका? 292.06। अरे सर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ना। अब 6 टाइम्स 3 को थर्ड रूट करो, मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो सर, सिंपल है, मैं इसमें और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अच्छा, अपर लिमिट कितना है? 3rp माइनस 2ll, ये तो आप लोग जानते हो है ना। 3rp माइनस 2 Yes, sir. लोअर लिमिट, ओके, ये तो जानते ही हो आप लोग। सो 3 इंटू आरपी कितना आया, रिटर्न पॉइंट 592.06, ओके, और 2ll ये तो आप लोग जानते ही हो, ll का वैल्यू 300 है। अब ना इसको सॉल्व करके बताओ ना सर कितना हो रहा है। बताइएगा सर। सर बोलो। 176.1। 111 1776.18 और माइनस 600, यही ना? দাদা অ্যানসারটা 1176.1। वेरी गुड सर, 1176. 1176.18। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो अल्टीमेटली आपका अपर लिमिट कितना आ गया? 1176 है ना, 1176.18, लोअर लिमिट 300, रिटर्न पॉइंट 592.06। सर एक चीज देखो सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो कि ये रिटर्न पॉइंट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सब चीज आप तो कैलकुलेट तो कर लिए, बट इसका अंडरस्टैंडिंग, सर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ना
एक्सप्लेन हाउ दिस मॉडल विल बी ऑपरेटेड, है ना। तो इसी का जवाब देना है। मतलब बेसिकली फाइनेंस सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, फाइनेंस का मतलब होता है आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक हेड के हिसाब से या फिर फाइनेंस मैनेजर के हिसाब से आपको कंपनी को बताना है, आपको कंपनी को बताना है कि भाई ये इसका मतलब भी समझा दो कि भाई कंपनी को करना क्या है। तो इसीलिए हम लोग आंसर 2 में जाएंगे, और आप अपने बिजनेस के लिए भी ऐसे सोच सकते हो। आंसर 2 में जाएंगे और इसमें हम लोग पहले केस 1 करेंगे, ठीक है। इसको 3 केस में सॉल्व करना है। केस 1, ओके, एनालिसिस है सर, ये जो है ये एनालिसिस है, जो भी आंसर आपने निकाला उसका एनालिसिस। इफ कैश बैलेंस on any day, if cash balance on any day falls to lower limit equals to 300, if cash balance on any day falls to lower limit equals to 300, क्या करना चाहिए? याद करो सर वो इमेज, क्या करना चाहिए? अगर आपका कैश बैलेंस कभी 300 से भी नीचे आ जाए किसी दिन, तो क्या करोगे? सिक्योरिटीज सेल करोगे, ओके। और कैश बैलेंस कभी 1176.18 में चले जाए तो सिक्योरिटीज बाय करोगे, ठीक है। ओके चलो सर, वेरी गुड, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा। अब इसी के बेसिस में ही आपका जवाब होगा, इसी के बेसिस में ही आपका जवाब होगा। वेरी गुड सर। If cash balance on any day falls to lower limit equals to 300, sell securities, मतलब शेयर्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह, जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हो उनको पता है सर सिक्योरिटीज का मतलब, है ना। कंपनी लॉ में सिक्योरिटीज के बारे में इतना डिटेल्स चर्चा हुआ है कि भूलने का कोई जगह ही नहीं है। तो सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। ये बाउमेल मॉडल में इसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं था कि सेल बाय ये सब के बारे में कुछ नहीं बोला था, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस में ही बात कर रहा था। सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का करेगा बोलो, कितने का सिक्योरिटी सेल करेगा? बोलो सर। 600। शिवम बोल रहा है 600। सबका जवाब ढूंढ रहा हूँ सर, कितने का सिक्योरिटी सेल करेगा बोलो। 300 का करेगा, मिनिमम कैश बैलेंस तो 300 है। 300 का करेगा। सबको क्या लग रहा है बोलो, जल्दी बोलो सर। 300 का करेगा, 592 का करेगा, या 1176 का करेगा, या कुछ और करेगा? 592 का। 592 का करेगा। इतने का बैलेंस का अमाउंट वो सेल कर देगा। रोशनी बोलो क्या करेगा, कितना वर्थ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है या करना चाहिए? चाहता कुछ नहीं है, यहाँ करना कितना चाहिए? मौसमी, अनुज, सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो। 592. थैंक यू सर, Sir, 292.06, थैंक यू। अरे रिटर्न पॉइंट कितना है उसका? 592.06। आप बात को समझो, 300 उसका लोअर लिमिट है, ठीक है, ये नीचे कभी आना नहीं चाहेगा वो। और अगर कभी वो इस पॉइंट में आ जाए तो उसको सिक्योरिटी कितने का सेल करना चाहिए? रिटर्न कितने अमाउंट में रिटर्न जाना है उसको? 592 में रिटर्न जाना है। तो 592 में जाना है तो फिर और कितना ऐड करना पड़ेगा? 292.06। तो वो कहां से मिलेगा? जो इन्वेस्टमेंट है वहां से, वहीं से मिलेगा। बोलो सर। अरे समझ आया? दादा यस सर। तो लिखो 292.06 टू इंक्रीज द कैश बैलेंस टू 592.06। बढ़िया है, एकदम टॉप क्लास। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो सर।
अब आगे क्या करना है? केस 2 कहते हैं सर, इफ कैश बैलेंस on any day, cash balance on any day reaches upper limit equals to 1176.18 by securities such that cash balance falls to कितना? 1176 में अगर किसी दिन उनका कैश बैलेंस पहुंच जाता है तो उसको सिक्योरिटी खरीद लेना चाहिए, मार्केट से बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स खरीद लेना चाहिए। कितने अमाउंट का खरीद लेना चाहिए ताकि उसका कैश बैलेंस फॉल कर जाए? कितने अमाउंट पे सर? फॉल्स टू व्हाट अमाउंट? 592। थैंक यू सर। फॉल्स टू 592.06 जो उसका रिटर्न पॉइंट है। इसमें बार बार उसको आना पड़ेगा। ये उसका डेली एवरेज कैश बैलेंस ये मेंटेन होता है उसका। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न पॉइंट। आपको बार बार इसी पॉइंट में आना चाहिए, बिकॉज इससे ज्यादा कैश आपका जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है आपके लिए, और इसके नीचे जाएगा तो आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो आपको वापस आना चाहिए 592 में, बिकॉज एक्स्ट्रा कैश आपको मैनेज करने के लिए बेकार में पड़ा रहेगा। कैश को मैनेज करने के लिए आपको एक कैशियर रखना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट में उसको डालना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस चार्ज होना पड़ेगा। बड़ा अमाउंट में मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। छोटा मोटा अमाउंट में लोगों को ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तब रिटर्न आने का चांसेस है, लेकिन रिस्क भी आता है ऑब्वियसली। बट देखो सर, बहुत सारे सेफ एरिया होता है इन्वेस्टमेंट का, वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप में दम है तो आप अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट में चूज करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लू चिप कंपनीज जहां रिटर्न एक स्टैंडर्ड लेवल में मिलता है, और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बढ़िया मैनेज कर सकते हो सर। यही तो एक छोटा बिजनेस माइंड और बड़े बिजनेस माइंड में ही फर्क होता है कि उसको कैश को मैनेज करना बढ़िया से आता है। केस 3, इफ कैश बैलेंस lies between LL and UL, अगर कैश बैलेंस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में है तो क्या करोगे? हाँ सर, अगर कैश तो वही बैलेंस हो जाएगा ना, हाँ रिटर्न पॉइंट पे आ जाएगा दोनों के बीच में, तो 599 590। हाँ 592.06। तो करना क्या है? इफ कैश बैलेंस लाइज बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो फिर करना क्या है? होल्ड। होल्ड। वेरी गुड सर, थैंक यू, वेरी गुड आंसर। नो एक्शन इज टेकन। समझ में आया? हाँ सर, ये है मिलर एंड ओर का कैश मैनेजमेंट। ये है मिलर एंड ओर का कैश मैनेजमेंट। बोलो सर, एकदम पल्ले पड़ रहा है ना? मौसमी, ज्योति, Yes, sir. रोशनी, क्लियर है? है दादा। अनुज का साउंड नहीं है, ठीक है। हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके सर बस वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ, बिकॉज़ सर मेरा वो कैलकुलेटर अभी तक लिया नहीं ना। अच्छा अच्छा, तो कैलकुलेटर कब लेगा भाई, बच्चे जैसे चीजें? हाँ कैलकुलेटर, बिजनेसमैन बन गया तो कैलकुलेटर ले। हाँ कैलकुलेट कर ले बाबू, कैलकुलेट कर लेना। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं। और वो डर्टी पावर तो थोड़ा स्पेशल है, वो तो मैंने सिखाया आपको, मैं ये लिखा के भी दिया, तो आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना। डर्टी पावर जब जरूरत होगा तब कर लेना, ऐसे हर बार जरूरी नहीं होता है, बट कई कई बार जरूरत हो सकता है। ठीक है सर। ओके, तो अगर आपको मिलर एंड ओर का कैश मैनेजमेंट समझ में आया तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं सर अभी। चलो देखते हैं, एक सेकेंड। वेट सा, क्वेश्चन मैंने रखा था, कहाँ चला गया?
यस मिला है सर, वेट, मिल गया। देखो तो सर कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। है दादा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या? ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखो थोड़ा सर कि क्या कहता है क्वेश्चन। Shakya Limited, okay, Shakya Limited has the following data for your consideration. Minimum cash balance is rupees 8,000. Variance of daily cash flows is 40 lakh, equivalent to a standard deviation of rupees 2,000 per day. The transaction cost for buying or selling securities is rupees 50. The interest rate is 0.02% per day. You are required to formulate a decision rule using the Miller and Orr model for cash management. बोलो सर, हो जाएगा? हाँ, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी? हाँ सर। तो चलो ट्राई करो, फिर देरी किस बात की? ट्राई करो सर, अभी अभी सीखा हम लोगों ने, इसलिए अभी अभी करने के लिए बोल रहे हैं। अभी अभी तो सीखे हो, अभी अभी करने की बात भी करते हो। ओके ठीक है सर, आप लोग भी गाना मत गाना चालू कर देना। सर आप गाने के स्टाइल में बोल सकते हो, हम लोग कर नहीं सकते? नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो करना क्या है? क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन। Shakya Limited, बोलो इंफॉर्मेशन बताओ फटाफट, क्या करें? मिनिमम कैश बैलेंस इज 8,000। सिग्मा बताओ, लोअर लिमिट बताओ, बी बताओ, आई बताओ। बोलो सर, लोअर लिमिट कितना होगा? 8,000। थैंक यू सर। सिग्मा स्क्वायर बताओ और सिग्मा भी बताओ। क्वेश्चन को दिखाओ। लो देखो, द वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज इज 40 2000 लाख। हाँ, सिग्मा 2000 सिग्मा। सिग्मा 2000 और ये 40 लाख क्या है फिर? सर ये वेरिएंस बता रहा है, चेंजेस। तो उसका दे के रखा है ना। हाँ वो कन्वर्जन कॉस्ट है। नहीं ये 40 लाख क्या है फिर? सिग्मा स्क्वायर। थैंक यू सर। ये 40 लाख सिग्मा स्क्वायर है सर, दे के रखा है आपको, और कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। करके देखो ऐसे 2000 का होल स्क्वायर कर लो, मिल जाएगा। और 3 जीरो आएगा ना। यस। बी कितना है? बी कितना है? 50? नहीं, हाँ बी 50 है ना सर? Yes, sir. कन्वर्जन 50 कॉस्ट बी 50। और आई का क्या करें? 0.025। तो इसको भी डिवाइडेड बाई 365 कर दे क्या? हाँ सर, क्या पर डे इसको? दिया हुआ है। हाँ बोल दिया ना डिवाइडेड बाय 100। सर, इसको पर पर डे डे बोल करके दिया ही दिया हुआ है। पर डे करके ही दिया हुआ है, तो आप उसको और कुछ मत करो, ठीक है? आप इसको और कुछ मत करो, 0.025% पर डे बोल के ही रखा है, तो और कुछ नहीं करना चाहिए। तो इंटरेस्ट आपका हो गया 0.025। अब बाद में जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तब अपने हिसाब से कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है, अभी फॉर्मूला में डालना है और क्या करना है। आरपी इक्वल्स टू, आपको फाइंड आउट करना है रिटर्न पॉइंट, कि जो पॉइंट में आपको कैश को मेंटेन करना है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एल प्लस लोअर लिमिट प्लस थर्ड रूट ऑफ 3b
सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i। तो लोअर लिमिट 8000, थर्ड रूट ओवर ऑफ 3 इंटू बी कितना 50 इंटू 40 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या करेंगे सर? 0.025। यस सर। तो 0.025 मेरा परसेंटेज है, इसको हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा? मतलब पॉइंट पे है ना, ये सारा का सारा पॉइंट पे आ रहा है, तो परसेंटेज को भी आपको पॉइंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है 0.025 इस डायरेक्ट परसेंटेज में है। जस्ट अ सेकेंड, जो मौसमी बता रहा था 0.025 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो ये आपका मतलब रूट के अंदर जो आएगा ना 0.00025 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर देते हो 0.00025 4i, तो बताओ सर कितना हो रहा है? और 365 करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 365 करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या? 8000 प्लस 3 रूट ओवर ऑफ अंदर में कितना वैल्यू होगा? ये अंदर का वैल्यू कितना होगा? कोई भी बताओ सर, कैलकुलेट करके। सर 60 करोड़। 60 करोड़ हो रहा है क्या? हाँ सर। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 बस। हाँ सर। और भी होगा शायद 0। 8 0 है। कितना 0 है? 8 8 0 0 है। 8 0 हाँ होगा 60 करोड़ सर। और 60 करोड़। हाँ तो सही बोला है। फिर सबका आया क्या? है दादा। अरे ओके, तो फिर ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे। দাদা हाँ বলছি থার্ড রুটটা কিভাবে করে একটু বলো। थर्ड रूट को डर्टी पावर कर लो ना। रूट ओवर जब हटाओगे तो टू दी पावर 1/3 करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये अंदर में ये जो भी वैल्यू आएगा इसको अगर हटाना है तो ये रूट जब इधर है तो बेसिकली ये 1/3 है, तो ये रूट अब हट जाएगा तो टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे अगर आप मानो कि 2 रूट है 2√1, तो इसको जब आप रूट ओवर को हटाओगे तो इक्वल्स के इस पार जब आएगा, इंडिसेस का रूल है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंडिसेस जानना है तो मैम से भी पूछ सकते हो। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि सपोज n का वैल्यू है तो n टू दी पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रूट ओवर जो होता है उसको इस तरह से हटा जाता है। तो यहाँ पर भी रूट को जब आप हटाते हो तो रूट को हटाने के लिए ये जो अमाउंट आएगा इसको टू दी पावर 1/3 करना, तभी तो मैंने डर्टी पावर सिखाया आप लोगों को। इसी तरह से आ जाएगा, या फिर अगर हाथ में सर्टी मतलब सामने अगर साइन। हाँ बोलो। वो ये जो 6 और 8 0 है ना, उसको 0.001 से डिवाइड नहीं करेगा। 0 पॉइंट हाँ सर, डिवाइडेड बाय 0.001। तो कौन सा फिर वाला? 6 के बाद 11 zeros होगा। इसके बाद 11 जीरोस आ रहा है ना। हाँ तो डिवाइडेड बाय 0.001 आएगा। मतलब अगर तुम लोग ये वाला करते हो, अगर ये वाला करते हो सभी ने कि ये 00025 किया ना, 0.00025 ही किया ना। हाँ सर। हाँ, है दादा। पर वो करने के बाद तो कैलकुलेटर नहीं ले रहा है डिवाइड करने से। ई का साइन दिखा के 6 आ रहा है। ओ अगर ये वाला करोगे ना तो फिर ज्योति सही बोल रहा है सर। मेरे हिसाब से एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ एक बार सोल्यूशन का। यस सर, मेरे को भी वही लग रहा है। 3 और 3 भी 6 और 2 3 9 0 आएगा। और 3 जीरो आएगा। यस सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ ये सही हुआ है, ये सही हुआ है सर। वही मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से। थोड़ा मेहनत का काम है, करके कर लो। मैंने तो डर्टी पावर सॉल्व करना सिखा दिया आप लोगों को,
तो एक बार उसी डर्टी पावर के कॉन्सेप्ट में आप करके देखो, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत हो जाए मुझे बताना। और साइंटिफिक यूज करके तो ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक डोंट यूज डर्टी पावर। मैंने बता के रखा, घर में उसको प्रैक्टिस करो। ऐसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत बार मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये कितना आएगा बोलो? 8604.42। 8604, ओके। कैसे बनाया इसको ज्योति? वही डर्टी पावर ना? यस सर। थैंक यू सर। 8604 आया सर सबका? है दादा। कितना हो जा रहा है? 16,604। 8604। थैंक यू सर, वेरी गुड सर। तो 16,604 आ जाएगा, है ना? है दादा। ओके, तो 16,604। ओके, तो अगर 16,604 करते हो तो आपका ये हो गया आरपी। अब आपको आगे क्या करना है? आरपी तो आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया सर। और क्या चाहिए आपको? अपर लिमिट बता दो फिर। अपर अपर लिमिट बता दो। 3RP माइनस 2LL। 3 इंटू 16 कितना बोला सर? 16,604। 16,604 माइनस 2 इंटू 8,000, तो कितना हो जाएगा सर? 33812। 33812 वही होगा। 33812 आया क्या सबका? है दादा 8 आई। ओके, अब डिसीजन भी दे दो सर। डिसीजन देना है ना कि नहीं? डिसीजन तो देना पड़ेगा। द इंटरेस्ट रेट दे दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट डिसीजन रूल यूजिंग द मिलर एंड ओर फॉर कैश मैनेजमेंट। जब आपको मिलर ओर बोलेगा आपको मिलर ओर से हिसाब करना है, और जब आपको बाउमेल बोलेगा तो बाउमेल से हिसाब करना है। विलियम जे बाउमेल, ओके, वो अलग होता है उसका हिसाब किताब, जो मैंने लास्ट दिन सिखाया था। उसका भी कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, मैं नेक्स्ट दिन, कल का क्लास है ना सर, कल के क्लास में मैं उसको डील करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसका डिसीजन तो आपको बता दूं। तो इफ, लिखो सर फटाफट मेरे साथ साथ ही बोलो। आप ही लोग मुझे बताओगे इस बार, और मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप लोग बोलते जाना, मैं बस लिखते जाऊंगा। बोलो सर क्या लिखना है मुझे? केस 1 में मुझे क्या लिखना है? If cash balance on any day falls to lower limit, वेरी गुड सर। इफ कैश बैलेंस ऑन एनी डे falls to lower limit of 8,000, 8000, क्या करेंगे? सेल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बेच देंगे। yes sir, फ्रॉम सिक्योरिटीज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। 8604 और कितना? account पर 860 8604, वेरी गुड सर। टू इंक्रीज द cash to balance increase the cash balance, very good sir, to equals to 16,604 करना है हमें। 4. केस 2 खुद से लिख सकते हो, लिख लो सर। केस 2, इफ कैश बैलेंस on any day reach upper limit equals to 33,425, then buy securities such that cash balance जो सर आप, हाँ बोलो सर। अपर लिमिट 33812। सॉरी 33812, कैश बैलेंस फॉल्स टू कितना होगा?
16604 और कुछ दादा একটু লেখাটা দাও। And case 3, if cash balance lies between lower limit and upper limit, no action is taken. बस इतनी सी बात है। हो गया? लिख लिए सर डिसीजन रूल? Yes, sir. ओके तो सर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया और ये वाला क्वेश्चन, ये जो एक आनंद टॉयज है, 4 नंबर छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना अभी, बाद में होगा तो मैं बाद में बताऊंगा। आनंद टॉयज को करना, मेंटेन्स ए सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट, टोटल डिसबर्समेंट्स आर 260 to 500 per month, administrative transaction cost, cash disbursement account 25 per transfer, marketable securities 7.5% per annum, and determine the optimum cash balance according to William J. Baumol model. अब जो लोग बाउमल मॉडल का क्लास बाई चांस मिस करके रखे हो, मैं उनको क्या बोलूंगा सर कि आप लोग ये वाला क्वेश्चंस भी करके रखना। मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लास्ट दिन का जो होमवर्क है वो भी आप लोग प्लीज सॉल्व करके रखना, क्योंकि मैंने लास्ट दिन के जो क्वेश्चंस है क्लास में करवाया था और क्लास में ही मैंने लिखा के रखा था जो होमवर्क करना है बाउमल का। तो मैं नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो वाला जो क्लास है थोड़ा देरी में स्टार्ट होगा, ठीक है, वो वाला क्लास में देरी मतलब वही 7:30-40 के अंदर स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे सर कि नेक्स्ट दिन लास्ट दिन का होमवर्क भी सॉल्व करेंगे और आज का जो मैंने आपको बताया ये वाला भी आप करके रखना, और जिन लोगों का बाउमल मिस है वो बाउमल प्लीज एक बार कर लेना, ठीक है, करके मैं नेक्स्ट क्लास मतलब कल के क्लास में मैं आप लोगों को बाकी होमवर्क भी बताता हूँ। अगर ये हो जाएगा ना तो कैश मैनेजमेंट तो अगर आप सीख लोगे, बट इसके बाद आपको कैश प्लानिंग सिखाना है जो कॉस्टिंग का कैश मैनेजमेंट के जैसा ही है, मतलब कैश बजट, ठीक है, तो वैसा ही कुछ आपको फीलिंग आएगा, बट उसके साथ साथ कुछ एनालिसिस देना है, लाइक फाइनेंशियल गाइडलाइंस के हिसाब से क्या बोलना है कैश बजट या कैश प्लानिंग को, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर बोलो बाउमल सर। मॉडल का लेक्चर अपलोड है? अपलोड है शायद, मैं ठीक है मुझे एक बार पिन कर दे, मैं शेयर कर देता हूँ अगर बाई चांस अपलोड नहीं है तो। ठीक है सर। ओके ओके सर, अगर कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज टाटा। ज्योति थोड़ा वेट कर जाना। टाटा सर। ओके सर टाटा बाय। রাখছি দাদা, গুড নাইট। ओके गुड नाइट बाय सर। बाय टाटा। ज्योति एग्जाम दिया? हाँ सर। दिया? क्या था आज? जूरिस्प्रूडेंस? हाँ। कैसा था? अच्छा था, ठीक ठाक। लिख पाए? लिखा है, अभी कितना मार्क्स मैंने भी काउंट तो नहीं किया। कितना आंसर किए? सर ऑलमोस्ट सब में का ना 2-1 ऐसा लिख लिख के तो आया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे कॉमन जैसा आ रहा था या अनकॉमन लग रहा था? नहीं सर, वो जो स्कैनर है ना उससे बहुत ही सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन था, लाइक 1-2 वर्ड अगर सेम मिल जाने से लिख पा रहा था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम कब है? 12th में। ओके ठीक है, तो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, बट ठीक है, जैसे जैसे हो रहा है देते जाओ, देखो फिर कितना मेहनत करना होगा तो समझ में आ जाएगा, अपना पोजीशन समझ में आ जाएगा। यस सर। ओके चलो ठीक है बाय। वही मैं पूछने वाला था कि एग्जाम दिया कि नहीं दिया। अच्छा था सर, सेंटर भी अच्छा था। सेंटर भी अच्छा था, चलो बढ़िया है। बाय ठीक है सर। तो ओके चलो टाटा।